108 में आपका हार्दिक स्वागत है। अखिल राजस्थान महासभा के चुनाव 31 अगस्त को जयपुर में होंगे। समाज सेवी राम बाबू जी मालवीय नगर अध्यक्ष पद के लिए दौड़ में हुए शामिल। चुनावी बिगुल से हलचल हुई तेज। बड़े आंकड़ों का समर्थन नहीं मिलने से चुनाव से किया किनारा। वादे हुए झूठे, सभी संस्थाओं से दिया इस्तीफा। विश्वास करना मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि विश्वासघात किया जाता है। समाज एकता के लिए, समाज एकता इनके मन में नहीं है। समाज बंधुओं, आज न्यूज़ 108 के द्वारा हमने आपको दिखाया है राजस्थान महासभा के चुनाव 31 तारीख को होने जा रहे हैं। 31 तारीख आज हमने इंटरव्यू लिया राम बाबू जी का। ये राजस्थान महासभा में अध्यक्ष पद के दावेदार थे, लेकिन इनके सामने परिस्थिति ऐसी आ गई कि इनको पीछे हटना पड़ा और जो आज इस चैनल के माध्यम से अपनी पीड़ा जाहिर की है और समाज बंधुओं तक पहुंचाने के मैं प्रयास कर रहा हूं। जो हकीकत है वही हम लिखते हैं और आज भी हमने राम बाबू जी का इंटरव्यू लिया है और निष्पक्ष इंटरव्यू इन्होंने आज अपनी जो पीड़ा बताई है हम आप तक पहुंचा रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप इनको ध्यान से सुने और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर अपना परिचय दीजिए। वैसे तो सभी जानते हैं, फिर भी आपने परिचय के लिए बोला है। आदरणीय घनश्याम जी, मैं रामबाबू परिहार निवासी मालवीय नगर जयपुर हूँ। और मैं आपको जानकारी दूं कि आपको भी पता है कि 31 अगस्त को अपने राजस्थान महासभा के चुनाव हो रहे हैं और आप कई संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आपने कई जगह पे निर्माण कार्य भी देखा। आपने गोनेर में आपने इतना भव्य निर्माण कार्य करवाया मंदिर का, और बगरौला के रास्ते धर्मशाला में भी जो धर्मशाला बनी है वहाँ भी आपकी देखरेख में बहुत ही अच्छा निर्माण कार्य हुआ है। तो राजस्थान महासभा के चुनाव में आपकी क्या भागीदारी है सर? आदरणीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे पास में आकर के समाज के बारे में और मेरे बारे में पूछना चाहते हो, तो मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। विकास कार्य तो बहुत हुए हैं और लगभग मैं 10-11 साल से समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैंने शीतला माता का जो मंदिर है वहाँ अपनी धर्मशाला है, तो खाली पड़ा हुआ एक चबूतरा था जीर्ण शीर्ण अवस्था में, तो समाज के सहयोग से उसका निर्माण कराया। कई लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन विरोधियों की एक नहीं सुनी और समिति को साथ लेकर के आज वो निर्माण पूरा हो चुका, कभी का हो चुका और अच्छा निर्माण हुआ है और समाज को उसको सुपुर्द कर दिया गया। बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम वहाँ हुए, समाज एकता से वो कार्य संपन्न हुआ। उसके बाद में गोनेर का निर्माण हुआ, गोनेर के मंदिर का निर्माण हुआ। आदरणीय श्रीमान कन्हैयालाल जी की अध्यक्षता में हमने उनका साथ दिया। मैं गोपाल भगवान मंदिर के अंदर ट्रस्ट अध्यक्ष बना और भव्य मंदिर का निर्माण करके, जो सब लोगों को पता है, वो सारी समाज को पता है, सबको बहुत खुशी हुई इस मंदिर से और सब मन से उस मंदिर को चाहते हैं। वो निर्माण बहुत अच्छा समाज के सहयोग से हुआ। उसके बाद में जैसे ही ये निर्माण खत्म हुआ तो अपना एक मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा था, मलारना डूंगर, सवाई माधोपुर जिले के अंदर वो आता है। तो वहाँ कुछ लोग मेरे पास में आए थे, आदरणीय स्वर्गीय श्री रामराय जी, प्रहलाद जी और छीतरमल जी चौथा बरवाड़ा, ये तीनों व्यक्ति मेरे पास आए और बोलने लगे कि अपना एक मंदिर है मलारना डूंगर के अंदर, 70 सालों से वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और गिर गया और अपनी मूर्तियाँ गोपीनाथ जी की दूसरे मंदिर के अंदर पड़ी हुई है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना जब काम समाज में हम लोग कर रहे हैं और इस चीज़ का किसी को पता ही नहीं है, तो मैंने उस चीज़ का बीड़ा उठाया कि आप चिंता मत करो,
इसका अपन उगाही करते हैं और उसके माध्यम से अपन मंदिर का निर्माण करेंगे। वो लोग बोलने लगे हम बुजुर्ग लोग हैं, हमें कौन पैसा देगा। मैंने उनको ढाढ़स बंधाया, आप चिंता मत करो, सब देंगे, नहीं तो हम बैठे हैं, हम करेंगे व्यवस्था, लेकिन आप एक बार निकलो तो सही। वो निकले, लोगों से उगाही भी हुई और मैं लगभग वहाँ कम से 15 से 20 बार वहाँ गया निर्माण के लिए, निर्माण की देखरेख के लिए, उसको कार्य को करवाने के लिए, और वो मंदिर बन करके गोपीनाथ जी महाराज का तैयार हुआ। उनका आशीर्वाद ऐसा रहा कि वहाँ मूर्तियाँ जो 70 साल से हमारे मंदिर में नहीं थी, वो वापस अपने मंदिर में विराजमान हुई। सर ये बताइए, आपके कुछ दिनों बाद में राजस्थान महासभा के चुनाव हो रहे हैं जी, और आपका भी नाम व्हाट्सएप पे चल रहा है अध्यक्ष पद के लिए, क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं आपको थोड़ा सा बीच में इस बारे में बताना चाहूँगा, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही अपने बगरू वालों के रास्ते चांदपोल बाज़ार में भी एक धर्मशाला का निर्माण हमने मेरे अध्यक्षता में और हमारे समाज बंधुओं के सहयोग से तैयार हुई है। बहुत अच्छी धर्मशाला बनी है, बहुत अच्छा वहाँ प्रोग्राम भी हुआ है, उनका शिलान्यास का प्रोग्राम हुआ है, बहुत बेहतरीन सुविधा वहाँ पे लोगों को, समाज को मिली है। सर समाज को जानकारी दीजिए कि राजस्थान महासभा चुनाव में आप खड़े हो रहे हैं क्या? श्रीमान जी, ऐसा है कि राजस्थान महासभा में चुनाव में खड़ा होना, नहीं खड़ा होना, ये सब डिपेंड करता है कि पार्टी का, मेरे संगठन का समर्थन होना। उसके लिए मैं जानकारी ये देना चाहूँगा कि आज से 3 साल पहले राजस्थान महासभा का चुनाव हुआ था। उसमें मैं और श्रीमान नंद किशोर जी दोनों इस अध्यक्ष पद के दावेदार थे। 100% मेरी जीत तय थी, लेकिन सभी बड़े लोगों ने और संगठन के जितने भी बड़े नेता लोग हैं, सब ने मुझे आश्वासन दिया कि आपकी बार आप बैठ जाओ और नंद किशोर जी को अपना समर्थन दो। तो मैंने उनको अपना समर्थन दिया, कई बातें हुई और उस दौरान आदरणीय श्रीमान मदन लाल जी को, जो कि फार्म भर चुके थे लेकिन चुनाव होता महामंत्री का, तो उनको भी मैंने समर्थन दिया कि भाई जब आप मेरे से समर्थन ले रहे हो तो महामंत्री का पद हमारे आदरणीय श्रीमान मदन लाल जी को दो। तो आनंद फानन में वो सब फार्म वारम लेकर के और जो वहाँ के जो बड़े नेता लोग थे उन्होंने स्वीकार किया और मेरा समर्थन लेकर के नंद किशोर जी को अध्यक्ष बनाया, महामंत्री बनाया आपके के नाम मदन लाल जी को और कोषाध्यक्ष भरत जी बावड़ी को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब 3 साल पहले मेरे से समर्थन लिया गया, तब वादे किए गए थे कि अगले सत्र में आपको हम पूरा साथ देंगे, आपको अध्यक्ष की दौड़ में आप रहेंगे और आपको हम समर्थन देंगे पूरा। आज सब चीज़ें भुला दी गई। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो भी अपने वादे से फिर चुका है। मदन लाल जी जो मेरे साथी रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि राम बाबू जी भाई साहब, आपके साथ मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं चुनाव की दौड़ में आगे नहीं हूं। आप चाहें तो मुझे महामंत्री बना सकते हैं और अध्यक्ष पद आपको ही लेना है। मैंने उनसे विनती करी, मैंने कहा आप बन जाओ। बोले नहीं, मैं नहीं बनूंगा, मैं इस दौड़ में शामिल नहीं हूं और मुझे टाइम भी नहीं है। और भरत जी बावड़ी जो कि मेरा समर्थन कर रहे थे, उन्होंने भी मेरा समर्थन किया और मैंने दोनों से कहा कि भाई आप दोनों एक बार आदरणीय जगदीश जी से पूछ लो कि उनकी क्या राय है। तो उन्होंने, भरत जी ने मुझे विश्वास दिलाया पूछ करके कि हमने बात कर ली है और आपको अध्यक्ष पद पे डटे रहना है, खड़े रहना है और आप ही अध्यक्ष बनोगे। तो मेरे मन में भी लालसा हो गई, चलो ठीक है, ये सब लोग बोल रहे हैं तो अपन अध्यक्ष पद के दावेदार रहेंगे। आज उस चीज़ का उल्टा हो गया। मेरे साथ विश्वासघात हुआ कि जो मेरे को चाहने वाले थे, मेरे खास व्यक्ति थे आदरणीय श्रीमान मदन लाल जी, वो भी चुनाव में खड़े हो गए। उनका कहना है कि भाई शीर्ष नेतृत्व ने मुझे खड़ा किया है। ठीक है, बात है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि कथनी और करनी में कोई अंतर ही नहीं है, कि आदमी कहता कुछ है करता कुछ है। मुझे आदरणीय श्रीमान
मदन लाल जी का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने मुझे आईना दिखाया कि पहले आईना देखना चाहिए। तो मैंने आईना उनके माध्यम से देखा है और मुझे विश्वास हुआ कि ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ये सब चीज़ें सब उल्टी सुल्टी हो सकती है। मैं आदरणीय श्रीमान मदन लाल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस दौड़ में शामिल हैं और रहेंगे। और दूसरा जो मेरे और एक प्रतिद्वंदी हैं आदरणीय श्रीमान नंद किशोर जी, 3 साल तक मैंने उनके साथ काम किया, उनका पूरा मान सम्मान रखा। कभी भी मैंने उनको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। उनका पूर्णतया आदर सम्मान एज ए फादर, अपने पिता समान उनका आदर सत्कार रखा। लेकिन आज उन्होंने फिर वापस जो 3 साल पहले थे वैसे ही वो आज बन गए। उन्होंने विचार नहीं किया कि जो व्यक्ति आपके साथ में 3 साल तक लगातार पूरी सेवा कर रहा है और आज अपन उससे मुख कैसे मोड़ सकते हैं, उसको धोखा कैसे दे सकते हैं, उसके साथ में ऐसी बात क्यों कर सकते हैं कि अपन ने 3 साल पहले खड़े हुए थे तब क्या बात करी थी, वो सब भूल गए ये लोग। मैं आदरणीय श्रीमान बाबूजी नंद किशोर जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देता हूँ कि वो चुनाव में डटे रहें और जीत हासिल करें। दूसरा, आदरणीय मैं श्रीमान मदन लाल जी से भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी इस चुनाव में डटे रहें और जीत हासिल करें और राजस्थान महासभा को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाए। आपको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं हमारे बीच में जो दंगल करवा रहे हैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। अब दंगल क्यों हो रहा है, समाज को मालूम भी पड़ना चाहिए कि दंगल इसलिए हो रहा है कि हमारे आदरणीय महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री साहब और अध्यक्ष महोदय श्रीमान राज सिंह जी और राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान जगदीश जी, इनके विचार ये हैं कि भजनेरी के अंदर, भजनेरी धाम चेना कुशला माता का जो मंदिर है उसमें अंदर प्रवेश करते ही इनको अपने नाम से कमरे बनवाने थे। पैसे बोल रखे थे कि साहब हम हमारे 3-4 कमरे जो भी इन्होंने बोले हैं वो बनवाने हैं। तो एक दिन मीटिंग हुई तो मीटिंग में मैंने प्रस्ताव रखा कि भाई जो भी कमरे बनने हैं वो नक्शे से बनाया जाए, अन्यथा जगह खराब नहीं की जाए। और सब लोगों का समर्थन था। मेरा सुझाव ये था कि आज कुशला माता के मंदिर का जब निर्माण हुआ तो वहाँ जो जिस वक्त की आवश्यकता थी उन लोगों ने, दानदाताओं ने बड़े ही अपने कठिन परिश्रम से वो कमरों का निर्माण किया था, लेकिन वो आज आवश्यकता के लिए पूर्ति नहीं कर रहे थे तो उनका निर्माण टूटा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप मेन गेट पे कमरे बनाओगे तो आने वाले 10 साल के अंदर ये कमरे टूट जाएंगे, फिर आपका पैसा जाया जाएगा, आपका पैसा बेकार हो जाएगा। तो मेरी सलाह ये है कि ये कमरे, आप जो नए कमरे बने हैं उनके ऊपर बना लें, जिससे आपका भव्य कमरा बनेगा और आने वाले समय में कोई ऐसी बाधा नहीं होगी और समाज को वो जगह बड़े हॉल बनाने के लिए मिल जाएगी। लेकिन इसका उल्टा अर्थ लगाया गया। मेरा केवल सुझाव था, लेकिन इन्होंने ऐसी रणनीति बनाई मेरे खिलाफ कि साहब हमारे कमरे राम बाबू जी ने नहीं बनाने दिए, इसलिए हम राजस्थान महासभा में उनका समर्थन नहीं करेंगे और मदन जी को उन्होंने तैयार कर लिया। कोई बात नहीं, आपने मदन जी को तैयार किया, मदन जी भी हमारे आदमी हैं, मैं कोई बुरा नहीं मानता। लेकिन शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी थी कि वो हमारे को बैठाते, हमारे से बात करते, मदन जी से बात करते, मेरे से बात करते, आदरणीय श्रीमान बाबूजी नंद किशोर जी से बात करते कि भाई अपने को क्या विचार करना है। आप तीनों लोग अगर खड़ा होना चाहते हो तो आप किस तरीके से खड़े होंगे। आप तीनों एक साथ एक ही गुट के आदमी हैं, एक ही संगठन के आदमी हैं। अगर ये इस तरीके से अपन प्रदर्शन करेंगे तो अपनी एकता में विघटन होगा। ऐसी कुछ समझाइश उनको करनी चाहिए थी जो उनको आवश्यकता नहीं लगी। केवल उनकी महत्वाकांक्षा पूरी करने के चक्कर में उन्होंने गलत संदेश समाज को दिया और आज समाज को एक संकट के मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। मैं ऐसी बातों को कंडम करता हूं। शीर्ष नेतृत्व को आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए
अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समाज को मत बांटो। हम लोगों को बांट करके आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप चंद सेकंडों के लिए राजी हो जाओगे, लेकिन समाज टूट करके बिखर जाएगा। ऐसा कार्य करने में आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। केवल आपको लाभ मिलेगा तो ये मिलेगा कि आप लोग अपनी जिद को पूरा कर लोगे और लोगों को ये बताओगे कि हमने जो कहा वो कर लिया। आप कर तो लोगे, लेकिन अपनी अंतरात्मा से ये पूछो कि हम ठीक कर रहे हैं क्या। आपके कमरे नहीं बनने दिए। मैं कौन होता हूँ कमरे नहीं बनाने वाला और बनने वाला। आप बना सकते हो, आपके अध्यक्ष थे वहाँ पे। मेरा तो केवल सुझाव था कि समाज की ज़मीन खराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों ने उस चीज़ को नहीं माना और उसका विरोध करके मेरा और आप एक समाज को ला करके बांटने के कगार पे खड़ा कर दिया। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि ऐसा काम मत करो, समाज को मत बांटो। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और मैं आदरणीय श्रीमान नंदकिशोर जी को, आदरणीय श्रीमान मदन लाल जी को, इन सब को मेरे कहना चाहूँगा कि आप बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। मैं इस अध्यक्ष पद की दौड़ से अपने आप को बाहर करता हूँ। मैं ऐसे इस तरीके के नाटकीय प्रदर्शन में शामिल नहीं होना चाहता। मैं संगठन को तोड़ने के लिए मैं खड़ा नहीं होना चाहता। मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता। आप लोगों ने जो भी किया है, हो सकता है वो अच्छा हो सकता है वो बुरा हो, लेकिन मैं मेरी तरफ से कोई आरोप प्रत्यारोप लगा करके या वहाँ पर कोई ऐसी घटना नहीं घटा सकता जिससे समाज में विघटनकारी ताकतें पैदा हो जाए। आदरणीय, मैं फिर एक बार सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और ख़ासकर मैं आदरणीय श्रीमान बाबूलाल जी तुंगा, बाल मुकुंद जी महिला, भरत कुमार जी बावड़ी, कृष्ण कुमार जी भीलवाड़ा, प्रकाश जी भीलवाड़ा और आदरणीय श्रीमान कन्यालाल जी निमेड़ा, कल्याणलाल जी हिरणौदा, कैलाश जी निमेड़ा, राधा मोहन जी बस्सी और टीकम जी निराणा और भी जो मेरे सपोर्टर रहे हैं और बिना सपोर्टर रहे हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और दिल से क्षमा मांगना चाहूँगा कि मैं आपकी बात पे इसलिए खरा नहीं उतर रहा कि मैं आपके जो इरादे हैं मेरे को अध्यक्ष पद पे दावेदारी रखने के, मैं समाज को तोड़ना नहीं चाहता, मैं समाज को बिखेरना नहीं चाहता। इसलिए मैं अपने आप को मैं इस अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर रखना चाहता हूँ। मैं राजनीतिक मुझे आती नहीं है। विश्वास करना मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि विश्वासघात किया जाता है। समाज एकता के लिए, समाज एकता इनके मन में नहीं है और इन्होंने अपने चमचों की फौज इकट्ठी कर रखी है, जो मुझे चमचागिरी आती नहीं है। ईमानदारी से विकास किया है, जो सभी को इनको पचता नहीं है। साफ सुथरे आदमी इनको अच्छे नहीं लगते। कुल मिलाकर समाज को केवल गुमराह करने का काम इन्होंने किया है। लेकिन फिर भी मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद और जो अध्यक्ष पद के लिए खड़े हो रहे हैं राजस्थान महासभा के, उन सभी को मेरा धन्यवाद है। और भगवान ऐसी सब लोग आप आगे बढ़ें और समाज विकास करें। अग्रवालों के रास्ते धर्मशाला ट्रस्ट के आप अध्यक्ष थे और आपने इस्तीफा दिया और चाकसू में आप संरक्षक थे शीतला माता विकास समिति में, और वहाँ से भी आपने इस्तीफा दिया। ऐसा क्या कारण रहा कि आपने आनंद फानन में इस्तीफा दे दिया? कुछ लोग व्हाट्सएप पे अनाप शनाप बातें लिख रहे हैं कि साहब ये कई संस्थाओं में अध्यक्ष हैं। मैं अध्यक्ष अपने आप नहीं बना। मेरे काम को देख करके समाज के लोगों ने मुझे अध्यक्ष बनाया और मैं उनके जो भी अध्यक्ष बनाने में मेरे को शामिल थे, उन समाज के लोग, उनके सब कामों को मैंने किया है, पूरी ईमानदारी से किया है और तय समय में किया है। चाहे वो बगरू धर्मशाला हो, चाहे अन्य कोई विकास कार्य हो, सभी विकास कार्यों में मेरी जो भी जहाँ पे भी भागीदारी रही है, पूर्णतया उसको मैंने पूरा करने की कोशिश की है। और ईश्वर की कृपा से, गोपाल भगवान की कृपा से वो सब कार्य पूरे हुए हैं। लेकिन लांछन पे लांछन लगाना ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता और इसी आनंद फानन में मैंने सभी जगह से इस्तीफा देना उचित समझा और मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर कोई गलत तरीके का आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे। तो मैंने बगरू धर्मशाला और शीतला माता के वहाँ पे संरक्षक पद से
और श्री गोपाल भगवान मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पद से मैंने इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष पद से गोपाल भगवान मंदिर के 2022 में ही दे दिया था, लेकिन वो लिखित में नहीं था। मैंने मुंह जबानी बोल करके सबके सामने इस्तीफा दिया था। आज वो इस्तीफा मैंने लिखित में भी दे दिया है। गोनेर में आप जिलाध्यक्ष हैं? जी, मैं गोनेर में जिलाध्यक्ष हूँ। वहाँ से इस्तीफा देंगे आप? वहाँ से भी इस्तीफा दूंगा, लेकिन मेरा समय अब 2 महीने का बाकी रहा है, तो मुझे विचार करना पड़ेगा कि 2 महीने में मैं और इस्तीफा दूं। मेरे कार्यकारिणी से मैं संपर्क करूंगा कि वो मेरे मन से तो मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं 2 महीने के अंदर क्या मुझे करना है, कुछ काम बाकी तो नहीं है, कोई मेरी आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है। अगर 2 महीने के लिए वो अनुरोध करेंगे तो हो सकता है मैं इस्तीफा नहीं दूँ, अन्यथा मैं वहाँ से भी इस्तीफा दे दूँ। आपकी देखरेख में गोनेर में इतना भव्य मंदिर निर्माण कार्य हुआ है और बराबर जब आप अध्यक्ष हैं तो जो भी त्यौहार आते हैं उन त्योहारों पे आप सजावट भी करवाते हैं और वहाँ पे भजन संध्या के प्रोग्राम भी होते हैं। और जो बगरौला में स्थित धर्मशाला है, अभी इसकी इनॉग्रेशन में आप बाल मुकुंदाचार्य जी के द्वारा यहाँ पे उद्घाटन भी हुआ और इतना भव्य शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब जबकि आप सभी संस्थाओं से इस्तीफा दे रहे हैं, तो बाद में इन अपनी जो मंदिर धर्मशालाएँ जो है इनका क्या होगा सर? कितना असर पड़ेगा इसका? ये तो मैं नहीं कह सकता। नए व्यक्ति आएंगे, नए विचारों से, नई दिशाओं से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे होने से ही काम होगा। ठीक है, मैं मेरे ढंग से काम करता था। अब कोई व्यक्ति दूसरे आएंगे, वो भी हो सकता है नई विचारधारा की से अच्छा काम करेंगे, और मैं आशा करूँगा कि मैंने जो काम किया है उससे ज़्यादा अच्छा काम करे, ऐसी मेरी आशा रहेगी। मैं निराशा के साथ में नहीं जीना चाहता। जो भी कोई व्यक्ति आएगा, मेरे से अगर जाने अनजाने में भी कोई सलाह लेगा तो मैं मार्गदर्शन देने में हिचकिच होऊंगा नहीं। समाज सेवा के लिए मैं घर बैठे भी मार्गदर्शन दे सकता हूं, अगर मेरे से कोई पूछे। भविष्य में कोई संगठन या महासभा बनाने का विचार है आपका? जी नहीं, ऐसा कुछ विचार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि संगठन के व्यक्तियों ने मेरा कोई बात नहीं रखी या मुझे कोई पद नहीं दिया तो इसका मतलब मैं कोई विद्रोह करूंगा या अन्य संगठन में चले जाऊंगा। ठीक है, ये स्थिति परिस्थिति बनती है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि उनकी कोई मजबूरियां होगी। ठीक है, मैं नहीं मानता कि मैं कहीं पे जाऊंगा और ऐसा गलत काम करूंगा। ठीक है, मैं अपना सब जगह से इस्तीफा दे करके संगठन से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करूंगा, कार्य समाज के नहीं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं संगठन को छोड़ दूंगा। आपके इस्तीफा देने के बाद में व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा समाज बंधुओं की जो प्रतिक्रिया आई है, जी, जो हमने पढ़ा है, उसमें आपका समर्थन भरपूर मिल रहा है आपको जी। कि वो लोग नाराज़ भी हैं। वो किससे नाराज़ हैं? जो लोग आपको साथ लेके नहीं चल रहे हैं, आपके साथ में धोखेबाजी कर रहे हैं। तो एक बात बताइए सर, अपने समाज में जो बड़े पदाधिकारी दिल्ली में बैठे हैं, आज उनकी मनमानी की वजह से आपको रोक रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए और आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? पूरे सभी समाज को, बच्चे को ये मालूम है कि शीर्ष नेतृत्व जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको दे रहा हूँ और आप ही सुन रहे हैं। इस चीज़ को मुझे भी पता है कि आपके न्यूज़ के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये न्यूज़ जाएगी और सब लोगों को सुनना भी चाहिए कि शीर्ष नेतृत्व या घर का मुखिया जो होता है वो अपने बच्चों को या शीर्ष नेतृत्व अपनी प्रजा को, समाज को वो बांध के रखता है। तो ऐसा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए शीर्ष नेतृत्व को? शीर्ष नेतृत्व ने बांटने की कोशिश की है और राजनीतिक दुराचार फैलाया है, तो वो उस चीज़ को समाज समझेगा। और जिस समाज के पास में ये सारी खबरें हैं, प्रत्येक व्यक्ति जानता है, मेरे बहुत से लोगों से बात हुई है, वो कंडेम करते हैं इस बात का कि ये गलत हो रहा है।
लेकिन खुल करके कोई भी सामने आना नहीं चाहता। सब अपनी जबान को बंद रखना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते, बुरा नहीं बनना चाहते हैं। यही गलत है। बुराई के खिलाफ, गलत बात के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आवाज़ उठा लिए तो संगठन को छोड़ देंगे या संगठन को नुकसान पहुंचाएंगे। नहीं, संगठन उसमें मजबूत बनता है कि आज आप किसी के साथ में गलत कर रहे हैं, हो सकता है दूसरे के साथ में भी ऐसा गलत होगा, तो इस चीज़ से डरें। इसलिए मैं ये आवाज़ उठाइए कि आप किसी के खिलाफ गलत बात मत करें। सर, जब आप संस्थाओं से इस्तीफा दे चुके हैं और देने की भी सोच रहे हैं कुछ संस्था में जो आप पदाधिकारी बने हुए हैं, इसके बाद भी आप समाज सेवा से जुड़ा रहना चाहेंगे या आप अपने आप को अलग रखेंगे? जी, मैं समाज सेवा से कैसे बोलूं कि मैं जुड़ा रहना चाहूँगा, नहीं रहना चाहूँगा, ये भविष्य बताएगा। अभी से पहले से कमिट करना मेरे को ठीक नहीं लगता, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ बन रही है कि शायद ही मुझे कोई समाज सेवा से जोड़ के रखेगा कि जो आज मैंने स्टेटमेंट दिया उसके बाद में तो और लफड़े होने वाले हैं और लोगों के मन में कटुता पैदा होगी कि साहब ये राम बाबू जी ने ऐसे कैसे बोल दिया। अरे भाई, मैंने सही बोला है। आप लोग भी मत डरो किसी से, अच्छे व्यक्तियों के साथ में रहो, सच्चाई के साथ में जियो। आपको सच्चाई का जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। ईश्वर भी तो है ऊपर, भगवान भी तो है, वो भी तो कोई चीज़ है। आप कितना छल कपट करोगे? इसलिए अगर समाज चाहेगा, उसको ज़रूरत होगी किसी चीज़ की, तो मैं मेरा परामर्श देने के लिए और सेवाएं देने के लिए विचार करूंगा। एक अंतिम सवाल है, हमारे न्यूज़ 108 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, घनश्याम जी भाई साहब, आप न्यूज़ 108 जब से चला रहे हो, मुझे बहुत खुशी है कि समाज में इस तरीके का न्यूज़ चैनल चालू हुआ है जो लोगों की आवाज़ बन रहा है। जब तक ऐसे कोई चैनल और नहीं चालू होंगे और आपके माध्यम से पूरे जो कवरेज करते हो पूरे देश के अंदर जगह जगह जा कर के, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आप निष्पक्ष रूप से अपना चैनल चलाएं और लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुँचाएं, पूरी जनता को, पूरे समाज को आवाज़ से अवगत कराएं, जिससे कोई दुराचार नहीं करे। समाज बंधुओं, आज न्यूज़ 108 के द्वारा हमने आपको दिखाया है राजस्थान महासभा के चुनाव 31 तारीख को होने जा रहे हैं, 31 अगस्त 2025 को। और आज हमने इंटरव्यू लिया राम बाबू जी का। राम बाबू जी मालवीय नगर ऐसी हस्ती है जो समाज के बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि ये राजस्थान महासभा में अध्यक्ष पद के दावेदार थे, लेकिन इनके सामने परिस्थिति ऐसी आ गई कि इनको पीछे हटना पड़ा। और जो आज इस चैनल के माध्यम से अपनी पीड़ा जाहिर की है और समाज बंधुओं तक पहुंचाने के मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। ये हमारा न्यूज़ 108 चैनल निष्पक्ष है और निष्पक्षता के साथ में कवरेज करते हैं। हम जो हकीकत है वही हम लिखते हैं। और आज भी हमने राम बाबू जी का इंटरव्यू लिया है और निष्पक्ष इंटरव्यू इन्होंने आज अपनी जो पीड़ा बताई है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप इनको ध्यान से सुने और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।